Chapters 21 Hollow circle containing filled circle. The way she calls him, Aksh, hollow circle containing filled circle. ठाकुर's unwanted bride. हम ठीक कैसे हो सकते हैं जब हमारे सामने तुम ऐसे रहोगी धृति, ये सोचते हुए अक्षराज की नजरें धृति जो ऊपर से नीचे घूरे जा रही थी। नहाने की वजह से उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे और पानी की कुछ बूंदें अभी भी उसके बालों से होते हुए उसकी गर्दन पर फिसल रहे थे, जो कि अक्षराज के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अक्षराज की आंखें वो एक बूंद पर बिल्कुल थम चुकी थी जो धृति की गर्दन से फिसल लगभग उसके ब्लाउज के अंदर जाने ही वाला था कि तभी धृति ने अक्षराज के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप ठीक हैं? आहा, कंट्रोल अक्षराज, ये क्या हम देख रहे? उफ, अक्षराज ने अपनी आंखें खोली फ्रस्ट्रेशन से बंद करते हुए खुद से कहा। वही अक्षराज को ऐसे देख धृति के चेहरे पर डर नजर आने लगा था। उसने डरते हुए अक्षराज से दोबारा पूछा, आप ठीक है ना अक्ष? IFCK, नहीं हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं, और जब भी तुम ऐसे हमारा नाम लेती हो हमारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अक्षराज ने फिर से अपने मन में कहा। ऑफकोर्स वो ये बात ऐसी धृति को नहीं बोल सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और धृति की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हम ठीक हैं, तुम तैयार हो जाओ, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं। इतना कह वो बिना कुछ सुने कमरे से निकल गया। उसको ऐसे जाता देख धृति ने खुद से कहा, इन्हें क्या हुआ? अभी तो ठीक थे। यही सब सोचते हुए वो जल्दी से तैयार होने लगी। टाइम्स हॉल में अक्षराज ने सोफे पर बैठी हुई मालती जी का आशीर्वाद लिया और कहा, दादी आने में शायद देर हो जाएगी तो फिक्र मत कीजिएगा। अरे हम काहे फिक्र करेंगे जब अक्षराज ठाकुर हमारा पोता है। और एक बात बताएं, हम तो जानबूझकर तुमको और बहरिया को अकेले दूर भेज रहे हैं। मियां बीवी को नई शादी में वक्त बिताना चाहिए, तभी तो हम पर दादी बनेंगी जल्दी से। ये बात कहते कहते मालती जी ने अपनी आवाज धीमी कर ली थी, लेकिन फिर भी वहां खड़े सभी लोग अच्छे से सुन सकते थे। दादी, अक्षराज ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। दादी तो ऐसा कह रहा है मानो हमको कुछ पता ही नहीं। सब पता है हमको अक्षराज ठाकुर, हमने भी कभी बेगूसराय की गद्दी पर राज किया है, मालती जी ने हंसते हुए कहा। मालती जी की ये बात सुन सीमा जी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई थी। वो आज बहुत खुश थी, आखिर अक्षराज के चेहरे पर सुकून जो देखा था उन्होंने। लेकिन अक्षराज, उसके दोनों गाल और कान लाल हो चुके थे। मालती जी की बात सुन उसने अपना गाल साफ करते हुए कहा, हम बाहर जीप निकलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अभी जैसे ही मुड़ने को हुआ कि तभी उसे मालती जी की आवाज आ गई, बहुरिया तुम। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अक्षराज ने जैसे ही धृति का जिक्र सुना वो जल्दी से पीछे घूम उसे देखने को हुआ, लेकिन ये क्या? धृति कहाँ है? अभी वो ये सोच रहा था कि उसे मालती जी के हंसने की आवाज आई। हाँ, क्या हुआ? अक्षराज ठाकुर, किसको ढूंढ रहे हो? मालती जी का सवाल सुन अक्षराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी से वहां से चला गया, वरना आज वो पक्का पागल हो जाता। जहां सबके चेहरे पर खुशी थी, इस बीच कोई था जिसके चेहरे पर गुस्से ही गुस्सा झलक रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि रानवी थी, जो अभी कुछ देर पहले अक्षराज के कमरे में गई थी। वो सीमा जी के पास खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी को कस लिया था, मानो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। वो सीमा जी की तरफ मुड़ी और कहा, चाची हम अपने कमरे में जाते हैं, हमको थकान है थोड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट। सीमा जी ने ये सुन बस अपना सिर हिला दिया और उसे जाने का इशारा किया। उसके जाते ही धृति अपने रूम से निकल हॉल की तरफ बढ़ गई। वो नीचे आए और सबसे पहले दादी और फिर सीमा जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगी मानो किसी को ढूंढ रही हो। बाहर है तेरा पति, अब जा और अच्छे से आना घर, मालती जी ने हंसते हुए कहा। धृति ने बस अपना सिर हिला दिया और बाहर की तरफ जाने लगी, क्योंकि वो और यहाँ रुकेगी तो पक्का दादी फिर से उसे टमाटर बुलाएगी और उसकी उम्मीद के मुताबिक अक्षराज अपनी थार के सामने फ्रंट दूर से लग खड़ा था, या फिर ये कहे कि उसका ही इंतजार कर रहा था। ये देख धृति के चेहरे पर अपने आप ही छोटी सी मुस्कान आ गई और वो अक्षराज की तरफ बढ़ गई। वही अक्षराज ने जैसे ही पायल की छन छन की आवाज को गौर से सुना, उसकी नजर धृति की तरफ चली गई और वो अपने सांसें रोके वही जम गया। The beauty of her will become the reason of his death one day। पायल की छन छन की आवाज ठाकुर हवेली के आसपास गूंज रही थी। वो इतनी प्यारी थी कि अक्षराज इसे जिंदगी भर सुन सकता था।
उसकी नज़र धृति के चेहरे से होती हुई उसकी नेवल और फिर उसके पैरों पर आकार रुक गई। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी पायल की हल्की हल्की झलक अक्षराज देख सकता था। ये पायल वही है जो उसने उसको दी थी। पता नहीं क्यों लेकिन ये देखते ही अक्षराज के दिल में एक अजीब सी खुशी आ चुकी थी। वो इतना खुश था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब धृति उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई, और वो अब भी उसे एकटक देख जा रहा था। अक्ष, धृति ने अक्षराज से कहा। पता नहीं वो कहाँ इतना खो गया था कि उसे वो देख ही नहीं रही। हाँ, अक्षराज जो लगभग एक सपने में दब चुका था, धृति के बुलाने से एक बार फिर अपने होश में आया। अभी धृति कुछ कहती कि अक्षराज ने सामने का दरवाजा ओपन करते हुए कहा, चलो वक्त बहुत कम है, हम लोगों को जल्दी पहुंचना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो वो भी कह रही थी, क्योंकि अपने सपनों में तो अक्षराज खुद ही खोया था। धृति ने अपने मन में सोचा लेकिन कुछ कहा नहीं। अक्षराज भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दोनों ही कुलदेवी के मंदिर की तरफ चल पड़े। क्या ये सफर इतना रूखा सूखा होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। डोंट लूज कंट्रोल, होलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। दिन के करीब 12 बजे अक्षराज की गाड़ी जंगल और पहाड़ियों के रास्ते होते हुए 10 किलोमीटर दूर कुलदेवी मंदिर के सामने खड़ी थी। मंदिर देखने में बहुत पुराना लग रहा था लेकिन खूबसूरत भी उतना ही था। धृति ने आज से पहले यहाँ कभी नहीं आया था। उसको इतना खोया देख अक्षराज ने कहा, यही हमारी कुलदेवी का मंदिर है, अंदर चले। जी, ये कहते हुए दोनों अंदर चले गए। पंडित जी पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने जैसा ही दोनों को देखा वो खुश होते हुए बोले, आइए बड़े ठाकुर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये वही पंडित जी थे जिन्होंने अक्षराज और धृति की शादी करवाई थी। अक्षराज और धृति दोनों ही कुलदेवी माँ के आगे अपने अपने हाथ जोड़ खड़े हो गए और पूजा जी शुरुआत की। पंडित जी ने एक सिंदूर की डिब्बी अक्षराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए और अपनी धर्मपत्नी की मांग भर दीजिए। ये देवी माँ का आशीर्वाद है और इसे लगाने के बाद रिश्ता जन्मों जन्मांतर का तक बंध जाता है। अक्षराज ने आगे बढ़कर सिंदूर को एक चांदी के सिक्के से उठाया और धृति की मांग भरने लगा। पंडित जी के कहने पर अक्षराज ने 7 बार धृति की मांग भर दी और आखिरी में धृति ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। ये सच में कि उसके लिए एक अजीब सा एहसास था जो उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। उसकी धड़कनें 1000 की रफ्तार से भाग रही थी, मानो अभी उसका दिल बाहर निकल जाएगा। वही अक्षराज के साथ भी यही हो रहा था। हर बार मांग भरने के बाद वो एक बार फिर से अपनी शादी में के लिए हर एक वचन को मन ही मन ले रहा था। अक्षराज ने चिराग की जगह ली नहीं थी, बल्कि अक्षराज ठाकुर ने अपनी जगह खुद बनाई थी। टाइम्स पूजा करने के बाद अक्षराज और धृति ने मिलकर पंडित जी का आशीर्वाद लिया और दोनों ही अपना हाथ जोड़ मंदिर से निकल गए। अक्षराज ने अपना सिर उठाया कर ऊपर आसमान में देखा, जहां काले बादल हर जगह छाए हुए थे, साथ ही बारिश की हल्की हल्की बूंदें टपकना शुरू हो गई थी। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है बड़े ठाकुर, पंडित जी पीछे से आते हुए बोले। ये सुन अक्षराज ने कहा, हाँ पंडित जी, लग तो यही रहा है। ये कहते हुए उसकी नज़र धृति के ऊपर चली गई, जो चुपचाप छोटी सी स्माइल करते हुए बारिश को देख रही थी। बारिश की हालत देख लगता है कि तूफान भी आने वाला है और आगे का रास्ता भी जंगलों और पहाड़ों से भरा है। अगर आप बुरा ना माने तो यही पास में मेरा छोटा सा घर है, आप दोनों वहां रुक सकते हैं, पंडित जी ने आगे कहा। ये सुन अक्षराज 2 पल के लिए चुप हो गया। आखिर सच ही तो कह रहे पंडित जी की रास्ता जंगलों से भरा है और अगर ऐसे मौसम में गाड़ी खराब हो गई तो वो धृति के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता उसके दुश्मन इस बात का फायदा उठा ले और इसके आगे वो सोच भी नहीं सकता था। धृति उसकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू बनती जा रही थी जिसके बिना उसका जीना ही नहीं है। She is the light of hope in life for him and he will protect her at any cost. वही धृति चुपचाप अक्षराज को देखा जा रही थी। वो देख सकती थी कि अक्षराज कुछ सोच रहा है। तभी अचानक से अक्षराज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। जी बड़े ठाकुर, हम बस अभी अपना सामान लेकर आए। ये कहते हुए पंडित जी अपना सामान लेने अंदर चले गए। अक्षराज ने एक नज़र धृति को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने अपने हाथ बालों में डालते हुए कहा, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। बारिश की वजह से जंगल का रास्ता खराब हो गया होगा, ऐसे में जाना सेफ नहीं होगा। जी, हम एक बार हवेली कॉल कर बता देते हैं, धृति ने अपना फोन निकलते हुए कहा। ये देख अक्षराज ने अपना सर हिला दिया और धृति हवेली पर इस बारे में बताने लगी। इस बीच अक्षराज की नज़र एक भी पल के लिए धृति के ऊपर से नहीं हटी थी।
तेज हवाओं के कारण से धृति के बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे और उसके होठों को छू रहे थे। ये देख अक्षराज धृति के पास गया और उसके बालों को चेहरे से धीरे धीरे साइड कर कान के पीछे टक कर दिया। इस बीच अक्षराज के हाथ धृति के होठों को छू गए थे, जो काफी थे दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखने के लिए। धृति ने जैसे ही अक्षराज के टच को फील किया, उसकी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन फेल हो गई और उसकी आंखें अक्षराज की आंखों पर आकर रुक गई। अभी वो दोनों ऐसे ही खुद में डूबे थे कि पंडित जी ने आते हुए कहा, चलिए बड़े ठाकुर। पंडित जी की आवाज सुन दोनों ही अपने होश में आ गए और अलग हो गए। पंडित जी मंदिर के पीछे से होते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। बारिश अब तेज हो चुकी थी, जिसका असर बखूबी दिख रहा था। कुछ ही पल में पंडित जी एक छोटे से घर के आगे आकर रुक गए और दरवाजा खटखटाते हुए बोले, सविता खोलो, हम हैं बाहर। तभी अंदर से एक औरत आती है जो कि 50-52 साल की लग रही थी। उसने जल्दी से सबको अंदर आने दिया और तौलिया लेने अंदर कमरे में चली गई। अक्षराज और धृति बुरी तरह से भीग चुके थे। तभी अंदर से पंडित जी की पत्नी सविता आती है और एक तौलिया सबको देती है। पंडित जी अक्षराज और धृति के तरफ इशारा करते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, सविता, ये बड़े ठाकुर हैं, बेगूसराय से आए हैं ये, और ये उनकी बीवी आज यहीं रहेंगे, इन्हीं कमरा दिखा दो। सविता जी अक्षराज और धृति को अपने साथ एक कमरे के पास ले आए और कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, बड़े ठाकुर, यहाँ आप दोनों आराम कर सकते हैं। हम अभी आप दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आते हैं, तब तक आप दोनों बारिश के पानी को पोंछ लीजिए, वरना ठंड लग जाएगी। इतना कह सविता जी वहां से चली गई। अक्षराज ने धृति को एक नज़र देखा, जिसकी सारी उसकी बॉडी से चिपक रही थी अब, और उसके ब्यूटीफुल कर्व्स को शो कर रही थी। उसने धृति को अंदर आने का इशारा किया और एक तौलिया बढ़ाते हुए कहा, ये लो, पहले तुम पोंछ लो, फिर हम कर लेंगे। धृति ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से तौलिया ले लिया। सच बात तो ये थी कि उसे अब ठंड लग रही थी। वही अक्षराज ने एक नज़र कमरे में घुमाई तो उसकी नज़र बिस्तर पर आकर रुक गई, जो इतनी छोटी सी थी कि बस एक ही इंसान वहां आराम से सो सकता था। बिस्तर के अलावा एक पुरानी सी अलमारी थी और एक छोटा लैंप जो बिना बिजली के जल सकता था। वो अभी धृति को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा कि है, उसकी नज़र धृति के ऊपर जम गई। पानी की बूंदें धृति की बॉडी पर डायमंड्स की तरह चमक रही थी। उसके लंबे काले बालों का पानी उसकी गर्दन से होते हुए उसकी ब्लाउज के अंदर जा रहा था। ये देख अक्षराज की आंखें बिल्कुल थम चुकी थी। वो पहली बार अपनी जिंदगी में किसी लड़की को ऐसा देख रहा था। हाँ, फिर ये कहे कि घूर रहा था, वो भी किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही बीवी। नहीं, पानी की बूंदें धृति के बालों से होते हुए उसकी गर्दन पर फिसल रहे, जो कि काफी थे अक्षराज की सांसों को रोकने के लिए। उसकी आंखें धृति के पतली कमर पर आ रुक चुकी थी, जहां उसने आज एक सुंदर सा कमर बांध बांधा हुआ था। क्या ये सॉफ्ट होगा, अक्षराज ने अपने मन में सोचा। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या सोच रहा है, उसके खुद से कहा, ये क्या सोच रहे हैं हम, अक्षराज कंट्रोल कोड . ये लीजिए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। ये कहते हुए धृति ने उसके सामने तौलिया पास कर दी। अक्षराज ने जो धृति में ही खोया था, उसके ऐसे पास आने से वो उसे एकटक देखने लगा। वही अक्षराज को कुछ ना कहता देख धृति ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, अक्ष, टॉवल लीजिए। हाँ, अक्षराज ने जल्दी से अपने होश में आते हुए तौलिया ले लिया और अपने बालों को पोंछने लगा। लेकिन जैसे ही उसने तौलिया को अपने पास लाया, माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस की स्ट्रॉन्ग स्मेल उसे अपने पास महसूस हुई, और ये फील करते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो जानता था ये स्मेल किसकी है। He just loves her smell. Don't know how and why, but he loves her smell beyond anything. उसने अपने बालों को पोंछा। अभी भी उसकी नज़र धृति के ऊपर बनी थी, जिसे अब ठंड लगना शुरू हो गई थी। उसकी बॉडी कांप रही थी। ये देख अभी वो उसके पास जा पता कि सविता जी जल्दी से कमरे के अंदर आती है और कपड़ों को बढ़ाती हुई कहती है, माफ कीजिए बड़े ठाकुर, हमको देर हो गई। ये लीजिए, आप लोग अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, हम बाहर खाना निकालते हैं। धृति ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए कपड़ों को ले लिया और सविता जी ये देख वापस चली गई। उसने जल्दी से अपने लिए कपड़े लिए और बाकी अक्षराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, पहले आप चेंज कर लीजिए, फिर हम कर लेंगे। नहीं, तुम्हें ठंड लग रही है धृति, पहले तुम कर लो, अक्षराज ने अगले ही पल कहा। लेकिन आप, धृति ने कुछ बोलना चाहा, वैसे ही अक्षराज ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, हम बाहर ही हैं, कोई चीज चाहिए होगी तो हमको आवाज लगाना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इतना कह वो कमरे से निकल गया और धृति उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई।
वो इतना तो कह सकती थी कि अक्षराज उसकी क्या करता है, क्योंकि हर बार अक्षराज ने खुद से पहले उसे ही चुना था। और एक लड़की को क्या चाहिए, वो भी अक्षराज ठाकुर से। धृति ने साड़ी पहन ली थी, या फिर ये बोले जल्दी जल्दी लपेट ली थी, क्योंकि अक्षराज बस उसके लिए बाहर गीले कपड़ों में खड़ा था। उसने कमरे का गेट अंदर से खोला और उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई, जिसने अपने कुर्ते को निकल लिया था और अब उसके ऊपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। ये देख धृति के कदम अपनी जगह जम गए। अक्षराज का चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन फिर भी धृति उसकी बॉडी को फील कर सकती थी। धृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, ऐसे घूरना नहीं है धृति, अक्ष ने देख लिया तो क्या समझेगे वो। अपने आप को समझने के बाद धृति ने धीरे से कहा, अक्ष, उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। वही अक्षराज जो कब का दरवाजे खुलने की आवाज सुन चुका था, लेकिन वो धृति के बुलाने का इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही अपना नाम सुना, उसकी मसल अपने आप में कस गई। वो अपना कंट्रोल खो रहा था, और ये बात अक्षराज को पता थी। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से इतना अफेक्ट पड़ रहा था। धृति के बस उसके नाम कहने से ही वो टर्न ऑन हो रहा था। और ये बात अच्छी थी कि नहीं, अक्षराज ये समझ नहीं पा रहा था। अक्षराज ने अपना चेहरा घुमाया और धृति की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। आप चेंज कर लीजिए, हमने कपड़े बिस्तर पर रख दिए हैं, ये कहती हुई धृति बिस्तर की तरफ चली गई। अक्षराज कमरे के अंदर आया और जैसे ही वो बेड से अपने कपड़े लेने वाला था, उसका पैर नीचे रखे एक बॉक्स से टकरा गया और अगले ही पल दोनों ही बिस्तर पर एक थट की आवाज के साथ गिर गए। एक्सीडेंटल किस, हॉलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। धृति के हाथ अक्षराज के सीने पर कसे हुए। वही अक्षराज ने अपने दोनों हाथों से धृति की कमर को टाइटली होल्ड किया हुआ था। धृति अक्षराज के नीचे एक टेडी की जैसे दब चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में एकटक देखे जा रहे थे, मानो दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा दोनों की आंखों में हो। अभी वो जैसे ही धृति के ऊपर से उठने को हुआ, उसका एक हाथ धृति की साड़ी से उलझ गया और वो एक दफा फिर से धृति के ऊपर आ चुका था। आउच! और इस बार करीबी कुछ ज्यादा ही थी। अक्षराज के ठंडे होठ धृति के गर्दन पर लैंड हो चुके। धृति ने जैसे ही अक्षराज के होठों को अपनी गर्दन के बस थोड़े से नीचे वाले हिस्से पर महसूस किया, उसकी आंखें अपने आप बंद ही गई और उसने अपने दोनों हाथ बेडशीट पर कस दिए। वही अक्षराज का दिमाग पूरी तरफ से ब्लैंक हो चुका था। उसकी धड़कनें मानो रुक गई थी और सांसें वो क्या होती है, वो तो उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। उससे बस एक चीज महसूस हो रही थी और वो थी धृति की सॉफ्ट स्किन। अभी वो कुछ और प्रोसेस कर पाता है कि उसे किसी की चीख सुनाई देती है। बड़े ठाकुर, वो, हाय दैया, माफ कीजिए बड़े ठाकुर। सविता जी जैसी ही बोलती हुई कमरे में आए। कमरे का नजर देख उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो जल्दी से पीछे घूम गई। वही अक्षराज और धृति ने जैसे ही सविता जी की चीख सुनी, दोनों ही अपनी दुनिया से बाहर निकले और अक्षराज जल्दी से धृति के ऊपर से उठने लगा। धृति ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और अपने दोनों हाथों को उलझाते हुए नीचे देखने लगी। उसके दोनों गाल सच में अब तक टमाटर के जैसे लाल हो गए। उसे तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सविता जी से अपनी नजरें कैसे मिलाएगी। एक मिनट उसे ऐसा डरना नहीं चाहिए। अक्षराज उसका ऑफिशियल पति है, वो कुछ भी कर सकती है अक्षराज के साथ, धृति ने अपने मन में सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके गाल और लाल हो गए जैसे ही उसने अपनी ही बात का मतलब समझा। कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ये बात काफी है धृति को अक्षराज की तरफ देखने के लिए, जिसके बिखरे बाल माथे से चिपके हुए थे और उसके गाल लाल थे। 1 मिनट लाल थे, क्या उन्हें भी हमारी तरह? OMG, ही इज ब्लशिंग, अक्षराज ठाकुर इज ब्लशिंग, धृति ने अपने मन ही मन में कहा। अक्षराज ने सविता जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हम बस आ रहे हैं। अक्षराज की आवाज सुनते ही सविता जी जल्दी से अपना सर हिला वहाँ से चली जाती है। उसकी नज़र अब धृति के ऊपर जाती है, जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे बिस्तर पर बैठी थी। अक्षराज ने अपने बालों में हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो हमारा मतलब है कुर्ता। अक्षराज लगभग 2 कदम पीछे से ही धृति से अपना कुर्ता मांग रहा था। क्या पता वो इस बार फिर जाए और धृति के ऊपर गिर जाए। नहीं, वो धृति की हड्डियां को इतनी जल्दी नहीं तोड़ना चाहता था, पर वो उसकी हड्डियां क्यों तोड़ेगा? ओ गॉड, ये हमें क्या हो रहा है? हम ये सब क्या सोच रहे हैं? अक्षराज ने अपनी आंखें फ्रस्ट्रेशन से बंद करते हुए अपने मन में कहा। धृति ने उसका कुर्ता बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। उसकी नज़र अभी भी नीचे थी। वो अक्षराज की आंखों में देखने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकती थी। टाइम्स
दोनों ही साथ मिलकर पंडित के साथ लंच कर रहे थे। वही सात्यवा जी चुपके चुपके कभी अक्षराज तो कभी धृति को देख रही थी। धृति उनकी ये नज़र खुद पर बखूबी बर्दाश्त कर रही थी। उसने जैसे तैसे खाना खाया और वापस से कमरे में चली गई। वो यहाँ एक और पल रहने की गलती नहीं कर सकती थी। वही अक्षराज ने धृति को जाता देख कुछ नहीं कहा, न ही वो उसके पीछे गया। वैसे ही उस पल के बाद वो धृति की आंखों में भी देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने यही बाहर पंडित जी के साथ बैठना सही समझा। टाइम्स रात का वक्त, ना जाने कब शाम से रात हो गई थी, लेकिन अक्षराज का कोई पता नहीं था। वो शाम के वक्त ही बाहर गया था और अब तक नहीं लौटा था। अब धृति को उसकी फिक्र हो रही थी। उसने सविता जी से पूछने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि अक्षराज पंडित जी के साथ मंदिर की तरफ गया है। अभी वो बिस्तर पर बैठकर विंडो से रात के नज़ारे को देख ही रही थी कि तभी कमरे का गेट धीमे से खुला और उसकी नज़र तुरंत ही उस तरफ चली गई। आखिर जिसका इंतजार वो कब से कर रही थी वो आ गया था। अक्षराज ने वापस कमरे को अंदर से लॉक किया और धृति की तरफ देखते हुए कहा, सोई नहीं? वो, हम आपका इंतजार कर रहे थे, धृति ने जवाब देते हुए कहा। अक्षराज ने अपना सिर हिलाया और 2 पल वही खड़ा रहा। धृति उसके हर कदम को नोटिस कर रही थी। तभी अक्षराज ने अपने सर को सहलाते हुए कहा, हमको नींद नहीं आ रही, तुम बिस्तर पर सो जाओ आराम से। उसकी ये बात सुनते ही धृति ने अगले पल जल्दी से कहा, आप बिस्तर पर सो सकते हैं अक्ष। धृति ने कुछ हद तक अक्षराज की नर्वसनेस को भांप लिया था और वो ये भी जानती थी कि ये बिस्तर की वजह से थी। अक्षराज ने बिना अपनी पलकें झपकाए 2 पल के लिए धृति को देखा और फिर कहा, नहीं धृति, हमको कुछ काम है तो हम वो कर लेंगे, तुम आराम से सो जाओ। ये कहते हुए अक्षराज दरवाजे की तरफ घूम गया, लेकिन जैसे ही वो कमरे का गेट खोल पता कि उसे अपने हाथों पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने अपनी नज़र घुमाकर देखा तो धृति ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था और वो उसे ही देख रही थी। उसकी ब्राउन आइज में नमी थी जिसे देख अक्षराज की आईब्रोज आपस में जुड़ गईं। धृति, अक्षराज ने जैसा ही कुछ कहना चाहा कि तभी धृति ने अपनी हथेली उसके होठों के पास लाते हुए इशारा किया, शश कोट, और उसके हाथ पकड़ उसे बिस्तर पर ले आई। अक्षराज ने एक पल के लिए कुछ सोचा और धृति को आंखों ही आंखों में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी धृति ने उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है अक्ष आपके साथ सोने में। जारी है, क्या होगा अक्षराज का रिएक्शन धृति के इस कन्फेशन पर? विंकिंग फेस, हॉट पेपर, एनी गेस रीडर्स? मोस्ट ब्यूटिफुल रियलिटी हॉलो सर्कल कंटेनिंग फिल्ड सर्कल, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। धृति की बात सुन अक्षराज उसे एकटक देखने लगा। वही धृति को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। क्या अक्षराज उसके ऊपर गुस्सा करेगा या फिर कुछ और? उसने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से आगे कहा, हमारा मतलब है कि आपकी आंखें लाल हैं और आपको नींद की जरूरत है, आप भी सो जाएं वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हम दोनों ही बिस्तर पर सो सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। धृति ने अपनी बात पूरी करते हुए अपना सिर लगभग नीचे ही झुका लिया था। वही अक्षराज की आंखें धृति के चेहरे पर मानो जम चुकी थी। वो उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। उसकी पलकें झपकाना, उसका अपने होठों को बाइट करना और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझाए रखना, उससे धृति की बातों से फर्क भी पड़ रहा था। उसका दिल ना चाहते हुए भी धृति की तरफ से खिंचा चला जा रहा था। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाते हुए बिस्तर के एक तरफ जाकर लेट गया। धृति ने एक पल उसे देखा और एक राहत की सांस ली। उसने मन ही मन में कहा, अच्छा हुआ मैंने अपनी बात घुमा दी, वरना अगर वो बात बोलती तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। उसने सोचा था कि वो आज अक्षराज से कह देगी कि अगर वो दोनों इस शादी को निभाना चाहते हैं तो क्या वो एक बिस्तर पर सो नहीं सकते, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए ये वक्त सही नहीं था। सो जाओ धृति, वो अपने ख्यालों से निकली जैसे ही उसे अक्षराज की आवाज आई। अक्षराज जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन फिर भी उसे धृति की प्रेजेंस अपने पास फील हो रही थी, जो पता नहीं क्या सोचे जा रही थी, इसीलिए उसने ऐसा कहा। धृति ने धीरे से कहा, जी, और बिस्तर के दूसरी तरफ आते हुए लेट गई। उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो बिस्तर के बिल्कुल आखिरी में सोया था, मानो अगर उसने एक भी टर्न ली तो वो गिर जाएगा। उसका मन तो बहुत कुछ कहने का था, लेकिन वो सारे बम एक ही दिन अक्षराज के ऊपर फोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थके होने की वजह से उसे नींद भी आ गई। वो ही अक्षराज धृति की माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस को अच्छे से स्मेल कर सकता था। उसने जैसे ही धृति की गहरी सांसों की आवाज़ सुनी, वह अपनी आंखें खोल धृति को देखने लगा।
वो सोते हुए किसी बच्चे के जैसे लग रही थी और उसके कुछ बाल उसको चेहरे पर छू रहे थे। अक्षराज ने अपने हाथों को बाया और उसके बालों को कान के पीछे टक करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो। और फिर अपनी आंखें बंद करके, वरना क्या पता वो धृति को देखता ही रह जाए और सुबह हो जाए। He is fully intoxicated by her, and he will remain till his last breath greater than times. अगली सुबह अक्षराज ने अपने ऊपर कुछ चुभने की वजह से खुली। उसने अपनी आंखें धीमी धीमी खोली और अपने सीने की तरफ देखा, जहां धृति अपना छोटा सा सिर रख आराम से सोई हुई थी। वो बिस्तर छोटा होने की वजह से धृति बिल्कुल उसके ऊपर ही सो रही थी। उसका एक पैर अक्षराज के ऊपर आराम कर रहा था तो वही उसके दोनों हाथ अक्षराज के सीने को पकड़े हुए थे। उसका सर तो बिल्कुल अक्षराज के सीने में छुप चुका था। ये सब देखते ही अक्षराज के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने कभी अपने सबसे अच्छे सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसकी सुबह कभी ऐसी भी हो सकती है। He is not seeing his dream. He is living his most beautiful reality with her, with his wife. उसने धृति के बालों को सहलाया और उसे अच्छे से उसकी जगह सुलाते हुए कमरे से निकल गया। वो नहीं चाहता था कि खुद को इस पोजीशन में देख धृति को जरा भी अनकंफर्टेबल फील हो। 2 घंटे बाद धृति ने अपनी आंखें खोलते हुए अंगड़ाई ली और सीलिंग की तरफ देखने लगी। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि वो कहाँ है, उसने जल्दी से अपने नजरें कमरे में घुमाई। ये कहाँ है? धृति ने खुद से कहा और जल्दी से अपनी साड़ी ठीक कर कमरे से निकल गई। उसने सब जगह देखा लेकिन अक्षराज उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसे अब डर लगने लगा था, कहीं कल रात की वजह से अक्षराज उसे यही छोड़कर चला तो नहीं गया ना। अभी वो कुछ सोच पाती कि सविता जी वो अभी किचन से बाहर आई थी। उन्होंने पीछे से आवाज देते हुए कहा, बेटा, बड़े ठाकुर मंदिर गए हैं, वो बस आते ही होंगे। धृति ने जैसे ही ये सुना वो पीछे घूम गई और सविता जी को देखने लगी। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और वहां से जाने लगी कि तभी सविता जी ने उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, लगता है बड़े ठाकुर आपसे और आप बड़े ठाकुर से बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो आप यहाँ उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाए और वो ये बात पहले ही जान चुके थे, इसलिए उन्होंने हमको बोल दिया था आपका ध्यान रखने। सविता जी ये बात सुन धृति को दोनों गाल लाल हो गए। अभी वो कुछ कहती है कि उससे अक्षराज की आवाज आई, हमें अब चलना होगा। पूर्ण विराम। उसकी आवाज सुनते ही धृति ने उसकी तरफ देखा जो अपने कपड़े बदल चुका था। वही अक्षराज ने धृति की तरफ देखते हुए कहा, धृति तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी। थोड़ी देर बाद दोनों ही पंडित जी और सविता जी से मिलकर वहां से निकल चुके थे। कार में धृति ने एक नज़र भी अक्षराज को नहीं देखा और कल रात जो कदम उसने उठाया था उसके बाद तो वो देखने की गलती भी नहीं कर सकती थी। वही अक्षराज हर पल धृति को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धृति को क्या हुआ। क्या वो कल रात के डिसीजन को लेकर रिग्रेट कर रही है? ये ख्याल आते ही अक्षराज के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। अक्षराज ने एक पल रुककर कहा, क्या तुम्हें नींद नहीं आई? जी। धृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने जल्दी से अपना जवाब अक्षराज को दिया। पता नहीं वो अक्षराज के सामने इतना नर्वस क्यों हो जाती है। अक्षराज ने हम करते हुए आगे कुछ नहीं कहा कि तभी धृति ने अपनी धीमी आवाज में कहा, आपको नींद आई? अक्षराज ने ये सुनते ही धृति की तरफ देखा और अपने मन में कहा, अपनी पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी नींद उसको कल आई थी। अक्षराज ने अपने ख्यालों को साइड किया और सामने देखते हुए कहा। ये सुनते ही पता नहीं क्यों धृति के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। टाइम्स। दोनों ही ठाकुर हवेली पहुंच चुके थे। धृति कमरे में फ्रेश होने चली गई थी, वही वो मालती जी के पास बैठा हुआ था। मालती जी अभी उससे कुछ बात कर रही थी कि तभी रानवी एक ट्रे में पानी लेकर अक्षराज की तरफ आते हुए बोली, आपके लिए। हमको प्यास नहीं लगी है, अक्षराज ने बिना उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसे कभी भी ये सब पसंद नहीं था। वो अच्छे से जानता था कि रानवी क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी जिंदगी में बस एक लड़की को छुआ है और वो है उसकी अर्धांगिनी धृति। वो उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश की तो पहले तो वो उस शख्स की जान लेगा और फिर अपने शरीर के उस हिस्से की स्किन को खुद से देगा, क्योंकि इस लाइफ में तो बस धृति का है और अपनी आखिरी दम तक धृति का बनकर रहेगा। He only belongs to her. In this life and in every universe sparkles. मालती जी भी अक्षराज को अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने रानवी से कहा, अंदर जाओ और सीमा का हाथ बटाओ, रसोई में जब देखो इधर उधर फुदकती रहती है।
रानवी एक नज़र मालती जी को देखती है और अपना सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन गुस्सा उसकी आंखों में आ चुका था। उसका दिल कर रहा था वो उस बुढ़िया का खून कर दे। एक तो उसे अखराज के पास आने का मौका नहीं मिल रहा है और ऊपर से ये बुढ़िया बार बार उसे नए नए काम करने दे रही है। वही रानवी के जाने के बाद अक्षराज ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ये क्यों आए हैं? मालती जी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, उसका बाप शादी के लिए लड़के ढूंढ रहा है, इसलिए यहाँ कुछ काम सीखने आए हैं सीमा बहू से। अब क्या कर सकते हैं, बिन माँ की बच्ची है इसलिए। सीमा बहू ने भी हाँ बोल दिया। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और कहा, ओह ठीक है दादी, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर फैक्ट्री भी जाना है, कुछ काम है। पूर्ण विराम। इतना कह वो ऊपर कमरे की तरफ चला गया। वो एक हाथ से अपने फोन पर रघु से बात कर रहा था, वो दूसरे हाथ से उसने कमरे का दरवाजा खोला। लेकिन सामने का नजारा देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एकटक सामने की ओर देखने लगा, जहां धृति डार्क ग्रीन कलर की शिफॉन साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मिरर के पास अपने गिले बालों को पोंछ रही थी। हेलो भैया जी, कहाँ चले गए? भैया जी, अक्षराज भैया, आप सुन भी रहे हैं? हेलो। फोन की दूसरी तरफ से रघु एक के बाद एक बात बोल रहा था, लेकिन अक्षराज तो पनी ही दुनिया में खोया था। रघु ने नेटवर्क प्रॉब्लम सोच कॉल कट कर दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं बल्कि दिल की प्रॉब्लम है। तभी धृति की नज़र अक्षराज पर गई, जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। उसने अपने बालों से टॉवल को साइड किया और कहा, आपको कुछ चाहिए? हाँ, नहीं, वो हम फ्रेश होने जा रहे हैं, अक्षराज ने अपने आप को संभालते हुए कहा। धृति ने अपने सर को हाँ में हिला दिया और चुपचाप अपने बालों को वापस पोंछने लगी। अक्षराज चुपचाप वॉशरूम में चला गया और करीब 10 मिनट बाद वापस आया। उसकी नज़र धृति के ऊपर गई, जो अब तक तैयार हो चुकी थी और अभी कमरे की ठीक कर रही थी। ये देख वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। वही उसके जाते ही धृति ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठते हुए अपने दिल पर हाथ रख बोली, ये हमें क्या हो रहा है? बस उनको टॉवल में देखने भर से मेरा दिल इतना क्यों शोर कर रहा है? उसने अपनी गहरी सांसों को कंट्रोल किया और वापस कमरे को ठीक करने लगी। तभी क्लोजेट का दरवाजा खुला और बस 2 सेकंड रुककर वो वापस से बंद हो गया। धृति ने जल्दी से पीछे घूमते हुए क्लोजेट डोर की तरफ देखा, जो वापस से बंद हो गया था। अंदर क्लोजेट एरिया में अक्षराज ने अपने पहने हुए शर्ट के बटन को खोलते हुए खुद से कहा, नहीं ये कलर नहीं है, मुझे वो ही कलर चाहिए। उसने अपनी अलमारी से सारे कपड़ों को देख लिया, लेकिन उसे धृति की साड़ी के मैचिंग कलर की कोई भी शर्ट नहीं मिल रही थी। और जब एक मिला तो वो एक शेड लाइटर, जो वो अभी 2 सेकंड पहले ही धृति से मिलाकर आया है। हाँ, उसने बस कलर मैच करने के लिए क्लोजेट का गेट खोला था। अभी अक्षराज फ्रस्ट्रेट वह हो रहा था कि उसकी नज़र क्लोजेट के साइड पर गई, जहां एक शर्ट थी, और वो देखते ही उसकी आंखें चमक गई। उसने जल्दी से उस शर्ट को हैंगर से निकाल कर पहन लिया और अगले ही पल क्लोजेट से निकल गया। उसने कमरे में एक नज़र घुमाई पर धृति कहीं भी नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बालों को सेट कर हॉल की तरफ चला। नंबर एक्सचेंज, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। अक्षराज जैसे ही हाल में आया, उसकी नज़र धृति को ढूंढने लगी। वो ऐसे किसी से धृति के बारे में पूछ भी नहीं सकता था। ऐ जाओ, धृति बहुरिया को बुला के लाओ, मालती जी ने एक नौकरानी से कहा। अक्षराज ने जैसे ही मालती जी का ऑर्डर सुना, वो उनकी तरफ देखने लगा। वो भी अक्षराज की तरफ देखती हुई मुस्कुरा रही थी। उप्स, ये बस एक स्माइल नहीं थी। इस स्माइल के पीछे क्या छुपा था, ये अक्षराज देखकर ही समझ गया था। दादी, हम धृति को नहीं ढूंढ रहे, अक्षराज ने मालती जी के पास आते हुए कहा। हाँ, तो हम कब बोले कि तुम धृति को ढूंढ रहे हो? मालती जी ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही अक्षराज ने अपने बालों को सहलाया। अभी वो कुछ कहता ही है, उसे धृति की प्यारी आवाज आई, जी दादी, आपने बुलाया? धृति ने ये पूछते हुए अक्षराज को ऊपर से नीचे देखा, लेकिन उसकी नज़र अक्षराज के शर्ट के ऊपर रुक चुकी थी। ये रंग उसने कहीं देखा था। एक मिनट, ये तो उसकी साड़ी का मैचिंग कलर है, डार्क ग्रीन हरा दिल। अभी वो यही सोच रही थी कि उसे दादी की आवाज आई, हाँ अक्ष तुमको खोज रहा है, देखो जरा क्या काम है इसको। दादी की ये बात सुन धृति ने अपना सिर हिलाते हुए अक्षराज की तरफ देखा और कहा, जी क्या? मुझे नहीं, मुझे क्या काम होगा? अक्षराज ने मालती जी की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में कुछ कहा, पर जैसे ही उसने धृति की प्यारी आवाज सुनी, उसने अपना सर सहलाते हुए कहा, हाँ वो हमारा फोन नहीं मिल रहा था, क्या तुमने देखा है?
अक्षराज के इस बहाने पर मालती जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही धृति ने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं हमने तो नहीं देखा। ठीक है, अक्षराज ने बिना आगे कुछ बोले बात खत्म कर दी। पर क्या ये उतना आसान था मालती जी के साथ? नहीं, नॉट इन दिस यूनिवर्स। मालती जी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। धृति बहू जाकर कमरे में फोन ढूंढ लो। जी दादी। धृति ने बिना कोई सवाल किया अपना सर हिलाया। वही अक्षराज दादी को अपनी आंखें बड़ी कर देख रहा था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी ही दादी है। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर धृति बहू की मदद करो, मालती जी ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। अक्षराज ने कुछ नहीं कहा और वापस कमरे की तरफ बढ़ गया। धृति भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलने लगी। कमरे में पिछले 5 मिनट से धृति फोन ढूंढ रही थी लेकिन उसे मिल ही नहीं रहा था। उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए अपना फोन लिया और अक्षराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए और अपने फोन पर कॉल लगाइए, तभी मिलेगा आपका फोन अब तो। ये कहते हुए वो हाफ रही थी और अपने साड़ी के पल्लू से अपने सिर पोंछने की कोशिश कर रही थी। ये देख अक्षराज की आंखें एक पल के लिए रुक गई। उसने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और धृति के सिर पर आए छोटे पसीने को पोंछने लगा। दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि अक्षराज की सांसें धृति अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसकी सांसें दुगनी स्पीड से बढ़ रही थी। वही अक्षराज चुपचाप बिना कुछ बोले उसके सर को पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी जो सिर्फ वही जानता था। वो धीमे से धृति से अलग हुआ और अपना रुमाल वापस से अपनी जेब में रखते हुए कहा, परेशान मत हो, बस एक फोन था वो। उसकी इस बात को सुनते ही धृति की आंखें अक्षराज के ऊपर जा टिकी। शी विल ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ हिम नो मैटर व्हाट कंडीशन। वही अक्षराज ने धृति के फोन में अपना फोन नंबर डालते हुए 1-2 रिंग किया और तभी उन्हें बुक शेल्फ के पास से फोन की आवाज आई। वो अपने फोन के पास गया और कॉल कट करते हुए वापस से धृति के पास आ गया। उसने धृति को उसका फोन वापस किया और कहा, हमने अपना नंबर सेव कर दिए है, अगर कोई बात होगी तो हमको कॉल करना। इतना कह वो कमरे से निकल गया। कमरे से निकलते ही उसने गहरी सांस की और फोन की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ हमने सही टाइम पर फोन छुपा दिया था। ये दादी भी ना। ये कहते कहते वो रुक गया और उसके होठों के कोने मुड़ गए। उसने धीरे से फोन की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये इतना भी बुरा नहीं था, हमको धृति का नंबर मिल गया। It was not just a number but a little effort in their relationship. Times. रात का वक्त। धृति जैसी ही वॉशरूम से बाहर निकली उसकी नज़र अक्षराज पर गई जो अपने काउच को सेट कर रहा था। अक्ष, धृति ने अक्षराज तरफ देखते हुए कहा। अक्षराज ने जो अपने काउच को बस सेट कर ही चुका था, धृति की आवाज़ सुन उसे देखने लगा। वो आप बिस्तर पर सो सकते हैं, धृति ने ये कहा और जल्दी से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझाते हुए अपनी आंख नीची कर ली। अक्षराज की नज़र उसके ऊपर रुक गई। वो पहले तो उसकी बात सुन एक पल के लिए फ्रीज हो गया था। उसे लग रहा था उसने कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन धृति के नर्वस चेहरे को देख वो समझ गया कि उसने जो सुना है वो सच सुना है। हम ठीक हैं धृति, अक्षराज ने इतना कहा और वापस अपने काउच की तरफ मुड़ गया। अगर आपको हमारे साथ बेड शेयर नहीं करना है तो हम सोफे पर सो जाते हैं, पर आप बेड पर सो जाएं प्लीज। आपके बैक का दर्द और बढ़ गया है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप बिस्तर पर सो जाएं प्लीज। धृति ने सारा कुछ एक ही सांस में कह डाला। उसकी नज़र अभी भी नीची थी, मानो वो अक्षराज को देखने से भी डर रही हो। वही अक्षराज ने जैसा ही ये सुना, उसके कदम अपने आप रुक गए और वो दोबारा धृति की तरफ घूम उसे देखने लगा। और फिर लगभग 20 सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, हमको कोई दिक्कत नहीं है बेड शेयर करने में धृति, हम बस तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहते थे। ये कहते हुए वो चुप हो गया। धृति ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें अपने आप अक्षराज के ऊपर जा रुकी। इज शी रियली दिस इम्पोर्टेंट फॉर हिम? अक्षराज अब सोफे से अपना तकिया उठा लिया और बिस्तर के एक तरफ आकर सो गया। उसने अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा, धृति सो जाओ। धृति ने अपना सिर हिलाया और अक्षराज के बगल में जाकर लेट गई। धृति's फीलिंग, ठाकुर's अनवांटेड ब्राइड। रात के 3 बजे धृति ने अपनी आंखें एक झटके से खोली और सीलिंग की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में डर के साथ आंसू थे। उसकी सांसें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी, शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगी। जैसे ही उसे कुछ ठीक लगा उसने अपनी नज़र काउच की तरफ घुमाई। उसे अक्षराज को देखना था।
वो उसको देख सब कुछ भूल जाती है। जैसे ही उसे काउच पर कोई नहीं दिखा उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि अक्षराज अब काउच पर नहीं बल्कि उसके पास बेड पर सोता है, उसने अपना सर बेड की दूसरी तरफ घुमाया और अगले ही पल वो उठकर बैठ गई। अक्ष कहाँ गए? बिस्तर पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। ये देख धृति को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने वॉल क्लॉक में टाइम देखा और खुद से कहा, रात के 3 बजे अक्ष कहाँ जा सकते हैं? उसे अक्षराज को ढूंढना था। वो अगले ही पल बिस्तर से उठ गई और अपनी साड़ी ठीक कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन वॉशरूम में भी बाहर से लॉक था। वो बालकनी की तरफ गई लेकिन अक्षराज वहां भी नहीं था। कहीं वो कमरे से बाहर तो नहीं? ये कहती हुई धृति अपने कमरे से निकल गई। अभी वो अक्षराज को ढूंढ ही रही थी कि उसे एक कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आई। पहले उसने इग्नोर किया क्योंकि उसे अक्षराज को ढूंढना था, लेकिन उसके कदम अपने आप ही रुक गए जैसे ही उसने ये सुना, आपको पता नहीं अक्ष, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हमने हमेशा आपको अपने पति के रूप में देखा, लेकिन आपने उस धृति से शादी कर ली। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। धृति के आंखों में अचानक से आंसू आ गए और उसके अपने पैर कांपते हुए महसूस हुए। उसने दीवार का सहारा लेते हुए खुद को कंट्रोल किया। क्या वो सारी बातें सच थी जो भी शादी से पहले उसे पीहू ने बताया था? क्या अक्ष हमको धोखा दे रहे हैं? धृति का दिल मानो हजारों टुकड़ों में टूट गया हो। पर कोई बात नहीं अक्ष, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, बस आप एक बार हमारे पास आ जाएं। इतना सुनते ही धृति के अंदर की सारी फीलिंग्स एक झटके में खत्म हो गई, जो भी उसने कुछ दिनों से अक्षराज के लिए फील की थी। और उसने एक झटके से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। पर अपने सामने के सीन को देख उसके कदम अपनी जगह ही रुक गए और उसकी आंखें छोटी हो गईं। सामने रानवी एक छोटी सी थाई लेंथ सिल्क नाइटी में अक्षराज के फोटो फ्रेम को अपने गले से लगाए ये सब कह रही थी। वही रणवी की नज़र जो से ही धृति के ऊपर गई, उसने अक्षराज के फोटो को साइड किया और धृति के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में ऐसे आने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे पति के फोटो को अपने गंदे हाथों से छूने की? धृति की गुस्से भरी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। पहले रानवी की बातें सुन और अब उसका ऐसा चिल्लाना सुन धृति का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसे अभी भी इस बात का डर लग रहा था कि अगर वो अभी कमरे का गेट नहीं खोलती तो शायद वो हमेशा अक्षराज को गलत मान बैठती है। रानवी ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ गई और उसने अपने कदम धृति की तरफ बढ़ते हुए कहा, ओह अच्छा, तो तुमने देख और सुन लिया, तो ये भी सुन लो कि सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। वो अभी बस तुम्हारी बॉडी से अट्रैक्टेड है, वरना वो तुम्हारी जैसी लड़की के पास कभी आता भी नहीं। ये सूरज धृति की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने अपने दोनों हाथ मोड़ अपने सीने के पास लाते हुए कहा, एटलीस्ट वो हमारी तरफ अट्रैक्टेड तो है, ना कि तुम्हारी तरह जिसका चेहरा देख ही वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। धृति के टॉन्ट को सुन रणवी ने अपनी दांत पिस ली और अपनी उंगली उठाते हुए कहा, बस कुछ दिन रुक जाओ, फिर अक्ष तुम्हें ऐसा ठाकुर हवेली से फेंकेगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि रानवी क्या चीज है। शौक से देख लेना तुम, हम भी यही हैं और तुम भी। इतना कह धृति अक्षराज के फोटो फ्रेम लेने के लिए बढ़ गई, लेकिन वो अभी आगे जा पाती कि रानवी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और अपने सामने रोकते हुए कहा, तुम्हारी शादी तो चिराग ठाकुर से होने वाली थी ना, तो शादी से पहले तुम कितनी बार सो चुकी हो चिराग के साथ? उद्धरण चिन्ह। धृति जो अब तक उसकी बकवास सुन थक चुकी थी, ये सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गई और उसने रानवी के गालों पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का एहसास होते ही रानवी का चेहरा एक तरफ झुक गया और वो गुस्से से भरी आंखों से धृति को घूरने लगी। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, हम धृति अक्षराज ठाकुर हैं, अक्षराज ठाकुर की बीवी, और आइंदा से अगर हमने तुम्हें हमारे अक्ष के आसपास देखा भी ना तो हाथ पैर तोड़कर तुम्हें तुम्हारे ही घर पहुंचा देंगे। इतना कह धृति ने अक्षराज के फोटो फ्रेम को अपने हाथों में लिया और उसके कमरे से निकल गई। वही रानवी चुपचाप उसे जाता देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी धृति की जान ले ले, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। उसे उसका अक्ष चाहिए था जिसके लिए उसे ये सब सहना पड़ेगा। उसने अपने गालों को सहलाया और कमरे का गेट एक झटके से बंद कर दिया। वही अक्षराज जो अभी कुछ देर पहले ही वापस ठाकुर हवेली आया था, वो कुछ शिपमेंट ऑर्डर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उसे लेने गंगा नदी के पास बने हुए पोर्ट पर गया था। धृति सो रही थी इसलिए उसे जगाया नहीं था, वरना वो बता कर जाता। आखिरी बीवी थी वो उसकी, उसका हक था ये। और जब धृति इस रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो वो क्यों पीछे हटता? हाँ, वो देख सकता था कि धृति हर एक छोटी बड़ी कोशिश कर रही थी,
इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए वो भी अब पीछे नहीं हटने वाला था। If she walks only a single step towards him, he will walk 10 Afghan steps to catch her in his arms. पर जैसे ही वो हाल की तरफ आया उसे रणवी के कमरे की तरफ से कुछ अजीब आवाज आई। पहले तो उसने इग्नोर किया था क्योंकि उसे रणवी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये बात भी भूल नहीं सकता था कि उसके कितने दुश्मन हैं और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जैसे ही इस तरफ चेक करने आया, उसके कदम अपनी जगह फ्रीज हो गए क्योंकि सामने धृति और रणवी एक दूसरे को बेहद नफरत के साथ देखे जा रहे थे। वो रणवी को जानता था कि वो कैसी है और वो नहीं चाहता था कि धृति का मासूम दिल थोड़ा भी रणवी के वजह से हर्ट हो, वरना उसे खुद पता नहीं था कि वो रणवी के साथ क्या करेगा। अभी वो धृति के पास जा पता कि उसे रणवी की आवाज़ आई जो उसके बारे में ही कह रही थी। वो सुनते ही अक्षराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई, पर जैसे ही उसने धृति की हर एक बात को सुना उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या सच में उसे इतना विश्वास था हम पर? अक्षराज ने खुद से ही सवाल किया। जहां रणवी की हर एक बात उसके गुस्से में आग डाल रही थी, वहीं धृति के हर एक जवाब ने उसके दिल में अजीब सा कहर ढाया हुआ था। और देखते ही देखते धृति कमरे से निकल गई थी और रणवी ने भी अपने कमरे को लॉक कर लिया था। उसे सच में बहुत गुस्सा आया था जब रणवी ने धृति को चिराग के साथ जोड़ा था। वो धृति को किसी के साथ नहीं देख सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। उसे बार बार धृति का खुद को धृति अक्षराज ठाकुर कहना याद आ रहा था। उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। अब वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि अभी धृति का मूड कैसा होगा। क्या वो उसके ऊपर शक करेगी? क्या वो उसके ऊपर गुस्सा करेगी? अभी वो यही सब सोच रहा था कि उसका कमरा आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे का गेट धीरे से खोला। धृति जो अपने हाथों में अभी रणवी के कमरे से लाई अक्षराज की फोटो देख रही थी, उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने जैसे ही उस तरफ देखा तो सामने अक्षराज था। उसने जल्दी से फोटो फ्रेम को साइड रख दिया और अक्षराज की तरफ देखने लगी। तुम उठ गई? अक्षराज ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए धृति से पूछा। हमको प्यास लगी थी, धृति ने अपनी आंखें नीचे करते हुए धीरे से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षराज से क्या कहे, या सच कहे तो उसे अक्षराज से कोई भी शिकायत नहीं थी। वो उसके ऊपर विश्वास करती है, शायद खुद से भी ज्यादा। अक्षराज ने इतना कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया कि तभी उसे धृति की सॉफ्ट आवाज आई। वो आप कहाँ गए थे? हमारा मतलब है कि हम पानी लेने गए थे तो देखा था आप नीचे भी नहीं थे। ये कहते हुए उसने अपनी सारी उंगलियों को एक दूसरे में उलझा लिया था। ये देख अक्षराज के होठों के कोने मुड़ गए और उसने कहा, शिपमेंट का कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया था, हमारा जाना जरूरी था और तुम सो रही थी इसलिए हम बिना बताए चले गए। आइंदा से ध्यान रखेगी कि हम कोई नोट लिख कर जाए। इतना कह उसने धृति की तरफ देखा जो बस अपना सर हल्के से हिला रही थी। टाइम्स। कुछ पल बाद अक्षराज ने वॉशरूम से निकलते ही अपने नजरें बिस्तर पर डाली जहां धृति सोने की कोशिश कर रही थी। शायद उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी तरफ जाते हुए बिस्तर पर लेट गया और सीलिंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं, धृति ने भी वैसे ही सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा। 1 मिनट, अब आ जाएगी। ये कहते हुए अक्षराज ने अपने फोन में कुछ किया और वापस से उसे नाइट टेबल पर रख दिया। धृति अभी अपने कंफ्यूजन में ही थी कि उसे ये सुनाई दिया। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये सुनते ही उसने अक्षराज की तरफ देखा जो पहले से ही उसे देख रहा था। उसने एक छोटी सी स्माइल पास की और उस माहौल में मदहोश हो गई। कुछ ही पलों में नींद ने धृति को जकड़ लिया था। अक्षराज ने एक पल के लिए उसके सोते हुए मासूम चेहरे को देखा और कहा, क्या हो तुम धृति? ये कहते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर गाने को बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जारी है ब्रेकफास्ट विद मी धृति, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। सुबह का वक्त, ठाकुर हवेली। धृति ने सबको नाश्ता परोसा और साइड में जाकर खड़ी हो गई। आज बलराज ठाकुर भी अपनी पॉलिटिक्स के काम को कर वापस बेगूसराय से आ चुके हैं। सब चुपचाप अपना अपना नाश्ता कर रहे थे कि तभी बलराज ठाकुर ने सीमा जी की तरफ देखते हुए कहा, रणवी कहा है, वो को बुलाओ, यहाँ काम सिखाने आए हैं कि सोने? जी, वो आज सुबह सुबह ही वापस अपने घर चली गई, बोल रही थी कुछ कॉलेज का काम है, सीमा जी बोली। उनकी बात सुन धृति जो चुपचाप खड़ी थी उसे एक बार फिर से कल रात वाली सारी बातें याद आ गई।
उसने अपने मन में कहा, क्या कल हमने उसे इतना डराया कि वो आज घर छोड़कर ही चल गई। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये सोचते हुए उसकी नज़र अक्षराज पर गई, मानो वो देखना चाहती हो कि ये खबर सुन अक्षराज का क्या रिएक्शन है। लेकिन अक्षराज के चेहरे पर एक भी शिकान नहीं था, ना ही कोई रिएक्शन। वो बस चुपचाप अपने नाश्ते पर फोकस कर रहा था, मानो उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। बलराज ठाकुर ने अपना नाश्ता पूरा करते हुए कहा, ये आजकल की लड़कियां कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। ये लोग जब तक घर में रहे तभी तक ठीक है। उनकी ये बात सुन धृति की आंखें छोटी हो गई। वो भले ही रणवीर की बात कर रहे थे, लेकिन लड़कियां बस घर के लिए नहीं बनी हैं। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो खुद इतनी पढ़ी लिखी है, उसे पता है कि एक लड़की को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लड़कियों के लिए भी उतनी ही जितना लड़के के लिए। बलराज ठाकुर की इस बात पर मालती जी ने हंसते हुए कहा, हाँ सही बोला तूने बलराज, क्योंकि अगर जिस दिन लड़की घर से निकलने लगी उस दिन तुम लोग की सीट तुम्हारे हाथों से ही छीन लेगी। मालती जी के इतने बोल जवाब को सुन धृति के चेहरे पर हंसी आ गई। वही बलराज ठाकुर ने अपने आंखें रोल की और कहा, अम्मा अभी हमको तुमसे कोई बेहस करने का मूड नहीं है। हमको भी कोनो टाइम नहीं है तुमसे बेहस करने का। मालती जी ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। मालती जी के हर एक रिएक्शन को देख धृति को बहुत हंसी आ रही थी। तभी बलराज ठाकुर ने सीमा जी की तरफ देखते हुए कहा, आज से कुछ दिनों के लिए मेरा छोटा भाई विक्रम अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने आ रहा है, तो कमरा तैयार रखना। सीमा जी ने अपने सर हाँ में हिला दिया। वही मालती जी ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, यहाँ काहे आ रहा है? उको तो यहाँ आना पसंद नहीं। विक्रम ठाकुर बलराज ठाकुर का अपना भाई नहीं था, वो उनका सौतेला भाई था। लेकिन दोनों एक दूसरे से लगाव रखते थे, इसलिए आज भी दोनों में बात होती है। उसके अलावा मालती जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बस उनके पति की एक गलती थी। विक्रम ठाकुर एक बहुत बड़ा चालक आदमी था। उसे बस पैसे और पावर से मतलब था, जो कभी भी उसे ठाकुर परिवार से नहीं मिला। वो सबसे बेहद नफरत करता है, बस अच्छे होने का दिखावा करता है। वो जब भी यहाँ आता तो बस सबके बीच में लड़ाई ही करवाता है। कुछ पार्टी के काम से आ रहा है, वो सब हम देख लेंगे। ये कहते हुए बलराज ठाकुर वहां से चले गए। उनके जाने का बाद मालती जी अपने कमरे में और सीमा जी किचन की तरफ चली गई। अब वहां बस अक्षराज और धृति ही बच गए थे। अक्षराज जो कब से अपनी नजरें नीचे कर बैठा था, अब जाकर उसने अपनी नजरें उठाईं और धृति की तरफ देखते हुए कहा, धृति यहाँ आओ। धृति ने जल्दी से अपना सर हिलाया और उसके पास आ गई। आओ बैठो, अक्षराज ने अपनी बगल वाली सीट पर टैप करते हुए कहा। धृति ने अपने सरना में हिलाया और इधर उधर देखते हुए कहा, हम कैसे कोई देख लेगा तो अभी वो अपनी बात पूरी कर पाती है। अक्षराज ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कोई कुछ नहीं कहेगा, अब बैठो और हमारे साथ खाओ, अक्षराज ने एक प्लेट धृति के सामने रखे हुए कहा। धृति ने एक नज़र अक्षराज की प्लेट के तरफ देखा, जिसका खाना अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ था। वो कब से देख रही थी कि अक्षराज रोज के मुकाबले आज बहुत धीरे धीरे खा रहा था, पर अब वो समझ गई थी, वो बस उसके साथ बैठकर खाने के लिए धीरे धीरे खा रहा था। ठाकुर खानदान में पहले सभी मर्द खाते थे, तब उनके बाद कोई और खाता था। धृति, खाना शुरू करो। अक्षराज की आवाज फिर से आए और वो अपने ख्यालों से निकल गई। उसने धीरे से अपने पल्लू के नीचे से आसपास देखा और अपनी प्लेट से जल्दी जल्दी खाने लगी। अक्षराज ने अपनी साइड आई से उसे देखा और चुपचाप खाने लगा। तभी उसे धृति के खांसने की आवाज आई। वो जल्दी से उसकी तरफ मुड़ा और पानी का गिलास उसके होठों से लगते हुए उसे पानी पिलाना लगा। उसके एक हाथ धृति की पीठ को सहला रहे थे। ठीक हो, अक्षराज ने पानी का गिलास वापस टेबल पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला। धृति की आंखें लाल हो चुकी थी और आंसू की कुछ बूंद उसकी आंखों के कोने पर आ चुके थे। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और गहरी सांस ली। क्या जरूरत थी जल्दी खाने की? बच्ची नहीं हो तुम धृति, अभी कुछ हो जाता तो, अक्षराज ने उसे घूरते हुए कहा। धृति ने एकटक अक्षराज की आंखों में देखा, जहां उसके लिए फिक्र साफ साफ दिख रही थी। आज से पहले किसी ने उसके लिए इतना भी फिक्र नहीं किया था, उसके अपने मम्मी पापा ने भी नहीं। धृति ने धीरे से कहा, वो सॉरी कोई आ जाता, बस इसलिए। वो अटक अटक कर अभी बोल ही रही थी कि अक्षराज ने उसके आंखों के कोने से निकलते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हमारे रहते तुम्हें कोई कुछ बोल क्या तुमसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। He will forever protect her even if it costs his life.
धृति उसकी ये बात सुन बस उसे देखती ही रह गई। आज अक्षराज की आंखों में एक अजीब सा जुनून था जो वो देख सकती थी, या फिर ये कहे कि वो अक्षराज नहीं बल्कि अक्षराज ठाकुर लग रहा था। धृति ने बस अपना सिर हिला दिया। अक्षराज धीरे से उसे दूर हुआ और बोला, आज हमको शायद आने में देर हो जाएगी, इसलिए आज घर में जो मेहमान आने वाले हैं तुम उनसे दूर ही रहना, वो लोग वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। अक्षराज उसे बताना तो बहुत चाहता था लेकिन अभी वो सारी बात बता नहीं सकता था। वो जानता था कि विक्रम ठाकुर क्या चीज है और वो इस गंदे गेम में धृति को आने नहीं दे सकता था। वो मासूम थी, कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। धृति ने उसकी बात सुन फिर से अपना सिर हिला दिया और कहा, हम आपका इंतजार करेंगे। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और उसने आगे कहा, ठीक है हम जाते हैं, बाय। धृति ने एक छोटी सी स्माइल पास करते हुए कहा। अक्षराज को स्माइल करता देख वो एक पल के लिए तो शौक ही रह गई थी, लेकिन फिर भी उसने स्माइल पास कर दी। उसका दिन आज अच्छा जाएगा। अभी वो यही सोच रही थी कि उसे सामने से सीमा जी के खांसने की आवाज आई। माँ हम आपका नाश्ता लगा दे। उद्धरण चिन्ह। नहीं बेटा, हमने अपने कमरे में कर लिया, सीमा जी ने एक प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा। लेकिन धृति उनकी मुस्कुराहट के पीछे टीजिंग चेहरे को देख पा रही थी। कहीं हम दोनों को माँ ने देखा तो नहीं लिया, धृति ने अपने मन ही मन में कहा। अगर ऐसी बात है तो इट्स सो एम्बैरसिंग। टाइम्स आ गए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? सीमा जी सामने सोफे पर बैठे विक्रम ठाकुर और उनके परिवार को देख पूछती है। नहीं भाभी जी, दिक्कत की कैसी बात, अपना तो शहर है अब, आखिर पूरे बेगूसराय में अपना ही तो राज चलता है, विक्रम ठाकुर ने हंसते हुए कहा। तब भी रीमा ठाकुर ने सीमा जी का आशीर्वाद लेते हुए कहा, कैसी है दीदी आप? पाइप, हम ठीक है रीमा, तुम सब बताओ, सीमा जी ने प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा। हम सब भी ठीक है बड़ी माँ, एक लड़का और एक लड़की दोनों ने ही साथ में कहा। अरे जीत और साक्षी, तुम दोनों को देखे तो सालों हो गए, कितने बड़े हो गए दोनों, सीमा जी दोनों को देखती हुई बोली। कोई और दिखाई नहीं दे रहा भाभी, सब कहाँ है? विक्रम ठाकुर ने अपनी चील जैसे आंखों से पूरे ठाकुर हवेली को देखते हुए कहा। आपके भैया और अक्षराज दोनों बाहर गए हुए हैं और माँ जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं, सीमा जी सोफे पर बैठते ही बोली। उनकी बात सुनकर विक्रम ठाकुर ने अपने सर हाँ में हिलाया, तभी एक नौकरानी अपने साथ नाश्ता और पानी लेकर आ गई। अभी वो सबके सामने नाश्ता लगा रही थी कि उसे अपने ऊपर किसी की तपिश फील हुई। उसने अपने नजरें उठाकर देखा तो जीत उसके चोली की तरफ देख रहा था। ये देख उसने जल्दी से अपना कपड़ा ठीक किया और वहां से चली गई। उसको ऐसा जाता देख जीत के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ गई। और भाभी, चिराग की शादी ठीक से हुई ना? हम लोग आ नहीं पाए, वो कुछ काम पर गया था इनको, रीमा जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। चिराग का नाम सुन सीमा जी के चेहरे पर रंग उड़ गया, लेकिन उन्होंने बात संभालते हुए कहा, वो माँ जी का कहना था कि छोटे भाई की शादी पहले नहीं हुई, इसलिए हमने। अभी वो इतना कह ही रही थी कि विक्रम ठाकुर बीच में बोले, अक्षराज ने शादी करने का फैसला लिया है ना? फिर भी हाँ, पर माँ जी के कहने पर अक्षराज ने शादी कर ली, सीमा जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। और ये सुनते ही मानो विक्रम ठाकुर और उनके परिवार के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सीमा जी को देख रहे थे। सब जानते हैं कि अक्षराज की शादी उनके लिए क्या कहर ला सकती। पहला बेगूसराय की गड्डी और दूसरा पूरा ठाकुर खानदान का खजाना, दोनों ही अक्षराज के हाथों में हो चुका है। अब रुको, हम अभी अक्षराज की बीवी से मिलवाते हैं सबको, ये कहते हुए सीमा जी ने एक नौकर को इशारा किया और अगली ही पल धृति जो किचन में थी वो हॉल की तरफ आने लगी। सबकी पीठ धृति की तरफ थी और बस सीमा जी उसे देख सकती थी। सीमा जी ने धृति की तरफ देखते हुए कहा, ये है हमारी धृति, अक्षराज की बीवी, धृति अक्षराज ठाकुर। और उन्होंने इतना कहा कि सबकी नज़र सामने खड़ी धृति के ऊपर जम गई। बेबी पिंक कलर की ऑर्गेन्जा साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को कल करके खुला छोड़ दिया था। उसकी ब्राउन आइज आज कुछ ज्यादा ही चमक रही थी, जो कि उसके मासूम से चेहरे को और निखार रही थी। ये नहीं हो सकता, जीत ने धीरे से बड़बड़ाया। वही साक्षी ने धृति को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, वाओ! उद्धरण चिन्ह। रीमा जी भी धृति को देखती रह गई, क्योंकि सच में धृति लग ही इतनी प्यारी रही थी। वही विक्रम ठाकुर बस अपने गुस्से को पीकर रह गए। उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, अक्षराज की शादी हो गई है। धृति ने अपने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और चुपचाप सीमा जी के पास खड़ी हो गई।
पर किसी की नज़र उस पर एक टक बनी हुई थी और वो था जीत, जो धृति को ऊपर से नीचे बस घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो बस अक्षराज की किस्मत से जल रहा था। टाइम्स, अच्छा हुआ तुम लोग सब यहाँ आ गए, अब लग रहा है ना ठाकुर परिवार, बलराज ठाकुर ने डाइनिंग टेबल पर बैठे सबको देखते हुए कहा। वही उनकी बात सुन मालती जी ने अपना मुंह बना लिया। वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो कभी भी अपने पति की इस गलती को अपना नहीं सकती थी। धृति भी उनका बुझा हुआ चेहरा देख सकती थी, इसलिए वह उनके पास ही खड़ी थी। सबके खाने के बाद सीमा जी, रीमा जी और साक्षी अपना खाना खा रहे थे कि तभी रीमा जी ने धृति की तरफ देखते हुए कहा, तुमको खाना नहीं है क्या? पूर्णविराम। उनका टोन बहुत ही अजीब था, जो सब महसूस कर सकते थे, पर धृति ने अपने आप को तैयार करके रखा था। आखिर अक्षराज उसे बताकर जो गया था ये सब पहले से। नहीं चाची जी, हम अक्ष के साथ खा लेंगे, धृति ने कहा। सीमा जी ने एक छोटी सी स्माइल अपना सिर हिलाया और अपना खाना खाने लगी। पर वही रीमा जी गुस्से से उबलते हुए बोली, कोई अपने पति का नाम लेता है क्या? बिल्कुल शर्म नहीं है तुमको, बेशरम कहीं की। पूर्णविराम। एक मिनट चाची जी, दादी ने हमको सिखाया है कि हमको अपने पति की हर बात माननी चाहिए और अक्ष ने ही हमको उनका नाम लेने को कहा है, इसलिए हम कह रहे हैं, धृति ने अगले ही पल कहा। वो कहना तो और चाहती थी, लेकिन सीमा जी की वजह से वो चुप हो गई। हाँ रीमा छोड़ो ना, पति पत्नी का मामला है, तुमको कुछ नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी कितना प्यारा लग रहा है अक्षराज का नाम सुनने में, सीमा जी ने बात को संभालते हुए कहा। रीमा जी ने एक पल के लिए धृति को घूरा और अपने खाने को खाने लगी। गुना गुना गुना। करीब रात के 12 बजे। धृति काउच पर आराम से बुक पढ़ रही थी और साथ ही अक्षराज का इंतजार भी कर रही थी। मेहमानों की वजह से आज उसका काम भी बढ़ गया था और वो बहुत थक गई थी, पर उसे सोना नहीं था। उसने बोला था कि वो अक्षराज का इंतजार करेगी। अक्षराज को देखे 12 घंटे से भी ऊपर हो गया था। शी वॉज क्रेविंग फॉर हिज वन लुक। पता नहीं कब ऐसा ही पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें अचानक से लग गई। अभी उसकी आंख लगे मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि उसके कमरे का गेट बहुत ही धीरे से खुलता है और एक परछाई चुपके से कमरे के अंदर आए। उसकी नज़र सोई हुई धृति के ऊपर गई और उसके मास्क से छुपे हुए चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई। वो धृति के ऊपर झुकने लगा और बस कुछ पल की दूरी पर रुक गया। उसकी आंखें धृति के मासूम चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। उसने अपने हाथों को ऊपर किया और धृति के बालों पर रख सहलाने लगा। धृति जो अभी अपनी पूरी नींद में नहीं गई थी, उसे अपने बालों पर किसी का एहसास हुआ। उसने इसे नज़रअंदाज करते हुए वापस सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने चेहरे पर किसी के गर्म सांसों का भी एहसास हुआ और उसने अपनी आंखों को एक झटके से खोल दिया। अक्ष, माई कंफर्ट जोन, ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। धृति अगले ही पल काउच से उठकर बैठ गई। हमको ऐसा क्यों लगा यहाँ कोई था अभी? उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए खुद से कहा। नहीं नहीं, ये हमारा वहम नहीं है, यहाँ सच में कोई तो था। उसकी सांसें हमको फील हुई थी, ये कहते हैं। उसने अपने बालों को लूज बन में बांधा और कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। बालकनी का गेट भी अंदर से बंद था। धृति का पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ पता चल रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी कमरे का गेट खुला और धृति जो पहले से डरी हुई थी वो फिर से डर गई। उसकी नज़र गेट पर गई जहां अक्षराज खड़ा था। अक्षराज ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और फिर खुद से बोला, आज फिर से देर हो गई। हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी लेट हो ही जाता है। ऊपर से धृति ने भी हमारे वजह से न कुछ खाया होगा और न ही सोई होगी। अक्षराज अपनी जिंदगी में पहली बार ठाकुर हवेली जाने के लिए बेताब था और उसकी बस एक ही वजह से थी, वो थी धृति। उसने जब से होश संभाला खुद को अकेला ही पाया और अब उसे यही अकेलापन भा गया था। पर फिर उसकी जिंदगी एक दिन बदल गई, या फिर ये कहे कि देवी माँ ने उसकी जिंदगी में खुशियां डाल दी धृति के रूप में। वो यही सब सोचते हुए अभी जैसे ही कमरे के पास आया, उसके कदम अपने आप ही रुक गए। उसकी नज़र दरवाजे के लॉक पर गई जो खुला था, लेकिन धृति हमेशा अंदर से लॉक करके रहती थी। वो तो उसके पास कमरे की डबल की थी, इसलिए वो अंदर आ जाता था, पर आज ऐसे दूर अनलॉक देख वो सोच में पड़ गया। उसने अपने ख्यालों को झटका और कमरे का गेट धीरे से खोला, पर जैसे ही उसकी नज़र काउच पर बैठी धृति के ऊपर गई, वो अपनी जगह फ्रीज हो गया। दूर खुलने की आवाज़ सुनते ही वो डर कर काउच से खड़ी हो गई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी और उसके मुलायम होंठ कांप रहे थे। वही
धृति की नज़र जैसे ही अक्षराज पर गई, वो बिना कुछ सोचे अगले ही पल अक्षराज के सीने से लग गई। धृति ने अपना पूरा चेहरा अक्षराज के सीने से लगा लिया था। उसके दोनों हाथ अक्षराज के पीठ पर कसे हुए थे, साथ ही उसकी तेज सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। धृति की इस हालत को देखकर अक्षराज पूरी तरह से डर चुका था। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के लिए इतना डरा था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी ही थी। उसने धृति के बालों को सहलाते हुए कहा, धृति क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हमको बताओ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। पर धृति कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस अक्षराज के सीने से लगी रही। उसे ऐसे देख अब अक्षराज का पेशेंस लेवल जवाब दे रहा था। उससे जानना था कि धृति को हुआ क्या है, और धृति के इस हालात के पीछे जो भी होगा वो उसे जान से मार देगा। उसने अपने हाथों को धृति के बैक पर रखते हुए धीरे से सहलाया और बोला, धृति हमारी तरफ देखो, बताओ क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अक्ष। धृति ने जैसे ही अक्षराज की आवाज़ सुनी, उसने अपना छोटा से सर उसके सीने से निकला और कहा। इस वक्त उसकी भूरी आंखें हल्की हल्की लाल थी और उसके आंखों के किनारे आंसू लगे हुए थे, जिसे देख अक्षराज का दिल जल रहा था। He can be terrifying and dangerous and can see any extreme wounds, but her teary eyes make his heart bleed. He just wants to destroy every f-cum reason that made her cry. हाँ बोलो, धृति क्या हुआ? अक्षराज ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। ये कहते हुए वो साथ ही उसके गालों पर आए आंसू को भी पोंछ रहा था। अभी हमारी आँख लग गई थी, और जब हम सो रहे थे तो हमको लगा कोई हमारे चेहरे के पास कोई था। अक्ष, हम सच कह रहे हैं, धृति ने अपनी हिचकियों के बीच अक्षराज से कहा। धृति की इतनी बात सुनते ही अक्षराज की आंखें डार्क हो गई और उसके माथे की नसें दिखने लगी। उसकी पकड़ अपने आप ही धृति के ऊपर मजबूत हो गई। अक्ष, हम सच कह रहे हैं, यहाँ था कोई, धृति ने डरते हुए धीरे से कहा। कहीं न कहीं उसने भी अक्षराज का गुस्सा भांप लिया था, पर अगले ही पल अक्षराज ने धृति के गालों को अपने हाथों में लेते हुए सहलाया और कहा, शश, चुप हो जाओ, हमको तुम पर विश्वास है धृति। धृति ने जैसे ही अक्षराज के ये शब्द सुने, उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही निकल गए और उसने एक बार फिर से अपना चेहरा अक्षराज के साथ सीने लगा लिया था। कभी भी ये शब्द उसे किसी ने नहीं कहा था, पर आज अक्षराज जिसे मिले हुए हैं उसे अभी अच्छे से 10 दिन भी नहीं हुए हैं, वो उसे बोल रहा था। अक्षराज जिसके आंखों में गुस्सा बेशुमार था, पर वो इस वक्त वो गुस्सा धृति के सामने जाहिर नहीं कर सकता था। धृति को अभी अक्षराज ठाकुर की नहीं बल्कि उसके अक्ष की जरूरत थी। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और गहरी सांसें लेते हुए धृति की कमर पर हाथ रखा और उसने एक झटके से अपनी बाहों में उठा लिया। धृति ने भी कुछ नहीं कहा, उसे अक्षराज की करीबियों में सुकून मिल रहा था। जिस सुकून के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी तड़पी थी, वो आज उसके सामने था, उसके करीब था, और वो उसके बाहों में थी। धृति ने अक्षराज की शर्ट से आ रही स्ट्रॉन्ग कलोन स्मेल को फील कर अपनी आंख बंद कर ली और अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट दिए। He is her that comfort zone of which she will never get tried. अक्षराज ने आराम से धृति को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके आंसुओं भरे चेहरे को साफ करते हुए कहा, तुमने दिन किया? धृति ने अपना सरना में हिलाया और धीरे से कहा, नहीं, हम लेकर आते हैं, फिर साथ में खा लेंगे। अक्षराज ने धृति के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए कहा, और वो जाने को मुड़ा, पर जैसे ही वो अपने एक भी कदम आगे बढ़ा, पता कि उसे अपने हाथों पर धृति के हाथ महसूस हुए। उसने वापस से धृति की तरफ देखा जो उसकी तरफ ही देख रही थी। प्लीज हमको छोड़कर मत जाए, हमको डर लग रहा है, धृति ने अपनी आंसू से भरी आंखों से अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। His heartfelt confessions, ठाकुर's unwanted bride। अक्षराज धृति के पास आया और 2 पल उसके हसीन चेहरे को देखने के बाद एक झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अक्ष, आप क्या कर रहे हैं? धृति ने अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में लपेटा और धीरे से कहा, तुमको अपना साथ ले जा रहे हो? इतना कह अक्षराज धृति को अपनी बाहों में अच्छे से कैरी करते हुए हॉल की तरफ ले जाने लगा। इस बीच धृति की नज़र बस अक्षराज के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो पहली बार इतने करीब से अक्षराज के चेहरे को देख रही थी। उसके ब्लैक जेट हेयर, डार्क ब्लैक आईज, परफेक्ट आई लैशेस, शार्प जॉलाइन, डार्क पिंक लिप्स, जिसे देख कोई भी अपना ईमान बेचने को तैयार हो सकता था। ना जाने कब ऐसे ही अक्षराज को एडमायर करते करते वो हॉल तक आ चुकी थी। अक्षराज ने उसे आराम से चेयर पर बिठाया और खुद भी आकर बैठ गया। उसने आगे बढ़कर एक प्लेट में खाना निकाला और धृति की तरफ देखते हुए बढ़ा दिया।
धृति एकटक अक्षराज के हाथों में रखे खाने के निवाले को देख रही थी। धृति, खाओ, अक्षराज ने उसे देखते हुए कहा, और अगले ही पल धृति ने अपना मुंह धीरे से खोला। अक्षराज की उंगलियां जैसे ही उसके होठों से टकराए, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और वो एक पल के लिए इस एहसास में खो गई। अक्षराज की नज़र भी एकटक धृति के चेहरे पर बनी हुई थी, मानो इससे हसीन नज़ारा उसने कभी देखा ही नहीं था। उसकी वो बड़ी बड़ी पलकों ने जैसे ही उसकी भूरी आंखों को अपने अंदर समेट लिया, मानो आंखों से साथ उसका दिल भी अपने अंदर कैद कर लिया हो। आपने इस ख्याल पर अक्षराज के होठ के कोने मुड़ गए। धृति ने अपनी आंखें दोबारा खोली, एक छोटी सी स्माइल पास की और फिर से अपना मुंह खोल दिया, जिससे देख अक्षराज के चेहरे पर अब सच में छोटी सी स्माइल आ गई थी, जो कि धृति भी देख सकती थी। एक पल के लिए धृति को तो ये लगा कि उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। She literally skipped her heartbeat for a second. अक्षराज ने दूसरा निवाला लिया और धृति की तरफ बढ़ा दिया। धृति ने इस बार बिना कुछ कहे जल्दी से खा लिया। पता नहीं आज उसे खाने का टेस्ट इतना अच्छा क्यों लग रहा था। क्या सच है आज के खाने में कुछ बात थी, या फिर खिलाने वाले में? ये सोचते ही उसके दोनों गाल लाल हो गए। अभी वो यही सोच रही थी कि उसे अक्षराज की कंसर्न भरी आवाज आई, धृति, क्या तुम्हें मिर्च लग रही है? उसकी बात सुन धृति ने जल्दी से अपना सिर न में हिलाया, क्योंकि अभी वो बोल नहीं सकती थी खाने की वजह से। कि तभी अक्षराज ने फिर से कहा, ये तुम्हारे गाल इतने लाल। बस और इतना कहते ही अक्षराज चुप हो गया। शायद उसे समझ आ गया था कि ये लाल गाल मिर्च की वजह से नहीं बल्कि किसी और चीज की वजह से थे। पर तभी धृति ने जल्दी से बोला, हाँ वो हमको तीखा लग रहा है। ये कहते हुए उसने जल्दी से पानी का गिलास लिया और पीने लगी। अक्षराज के ऐसे बीच में रुकने की वजह वो समझ चुकी थी, और इस तरह खुद को एक और एम्बैरसिंग मोमेंट ना फेस करने के लिए उसने जल्दी से ये बहाना बनाया। पर इस बीच अक्षराज की आंखें एक पल के लिए भी उसके ऊपर से नहीं गई थी। वो समझ चुका है कि धृति क्या करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसे ही अक्षराज ठाकुर नहीं बना था। जैसे ही धृति ने पानी का गिलास नीचे रखा, अक्षराज ने फिर से एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। ऐसे ही 4 से 5 और फिर पूरी प्लेट धृति ने खत्म कर दी थी। अगर अक्षराज ने उसे कुछ दिन पहले ऐसे खिलाता तो वो शायद ही खा पाती, लेकिन शादी के बाद जैसे अक्षराज ने उसे कंफर्टेबल रखा है, उसकी हर एक चीज का ध्यान रखा, उसे कंफर्ट किया, उसकी केयर की, शायद ही उसे अपनी जिंदगी में ये मिला था कभी। She was unloved, but he made her believe that she deserves the love too. She is his to be loved. अभी वो अक्षराज को ही देख रही थी। उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गई, जैसे ही उसने अक्षराज को अपनी सामने झूठी प्लेट में दोबारा अपने किए खाना निकलते हुए देखा। उसने जल्दी से कहा, रुके अक्ष, हम आपके लिए दूसरी प्लेट लेकर आते हैं। उद्धरण चिन्ह, किसने कहा हमको दूसरी प्लेट चाहिए? हम इसमें खा सकते हैं धृति, अक्षराज ने खाना निकलते हुए कहा। पर ये तो हमारा झूठा है, धृति ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। और ये सुनती ही अक्षराज ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हमने 7 फेरे लिए हैं धृति, और 7 वचनों में एक वचन ये भी था कि इस बंधन में जो मेरा है वो सब तुम्हारा भी है, और जो तुम्हारा है वो सब हमारा भी है। फिर ये झूठा कहाँ से आया? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इतना कह उसने एक गहरी सांस ली और दोबारा धृति की तरफ देखते हुए कहा, तुमको पता है धृति, हम हमेशा से शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी माँ के देखे हैं टूटते हुए, बिखरते हुए और मरते हुए। हमको हमेशा से लगता था कि शादी के बाद जो जिंदगी पहले से इतनी बुरी है वो कातिल बन जाती है और रिश्ते के साथ इंसान को भी खत्म कर देती है। अक्षराज के इस हार्टफेल्ट कन्फेशन को सुन धृति की आंखें जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये अक्षराज कौन है जो अभी उसके सामने बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो भी था ये वो अक्षराज ठाकुर नहीं था जिसे दुनिया एक हार्टलेस डेविल मानती थी। अक्षराज ने धृति के चेहरे को देखते हुए एक छोटी सी स्माइल की और आगे कहा, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद हमको समझ आया कि जिंदगी इतनी भी कातिल नहीं जितना हम उसे समझ बैठे थे। जिंदगी ने हमको एक दूसरी चॉइस दी है और हम उसको बर्बाद नहीं करने वाले। पहले हमको अपनी जिंदगी से कुछ वास्ता नहीं था, अगर हमारी जान भी चली जाती तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हमको तुम्हारे साथ जीना है धृति, तुम्हारे साथ अपनी अलग दुनिया बनानी है और जिंदगी को दोबारा जीना है। हम पर तुम्हारा पूरा हक है। ठाकुर्स अनवांटेड ब्राइड। धृति अक्षराज के कहे गए हर एक शब्द को अपने दिमाग में रिप्ले पर सुन सकती थी। अभी जितनी बातें भी अक्षराज ने उसे कही वो डायरेक्ट जाकर उसके दिल पर लगी थी। अक्षराज ने जैसे ही अपनी माँ का जिक्र किया,
धृति के सामने एक पल के लिए सीमा जी का चेहरा घूम गया था, पर अगली ही लाइन सुन इतना समझ गई थी कि वो सीमा जी की बात नहीं कर रहा है। क्या सीमा जी उसकी आपकी माँ नहीं? अगर नहीं तो उसकी अपनी माँ को क्या हुआ? ये सवाल भी ज्यादा देर धृति के मन में नहीं रह पाया, क्योंकि अक्षराज ने आगे जो कहा उसने धृति के चेहरे का रंग ही छीन लिया था। तड़पते, बिखरते और मरते देखा। क्या अक्षराज की माँ इस दुनिया में नहीं? अक्ष ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को खोया है। धृति को मानो लग रहा था उसका दिल टुकड़ों में टूट गया हो अक्षराज की ये बात सुनकर। वो उससे पूछना चाहती थी सब, पर एक गहरी सांस लेते हुए अक्षराज ने आगे कहा कि वो उसके साथ जीना चाहता था, उसके साथ अपनी जिंदगी बीतना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। उसकी आंखें ये सुनते ही बड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अक्षराज कभी सामने से आकर उसे ऐसा कहेगा। People choose to die in love, but he wanted to live with her. He wanted to spend his every single effing second with her. अपनी इतनी बात कहने के बाद अक्षराज ने आगे कुछ न कहने का तय किया। वो देख सकता था कि धृति के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया है और अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था अपनी इमोशंस को ना संभालने के लिए। पर वो बस धृति को इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसकी जिंदगी में क्या है। वो उसकी जिंदगी जीने की वो वजह से जिसकी आश वो सालों पहले छोड़ चुका था। अपने सारे ख्यालों को साइड करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और वापस खाने की तरफ ध्यान देते हुए खाने लगा। और जैसे ही पहली बाइट उसने ली, उसकी आंखें भी धृति की तरह अपने आप ही बंद हो गई थी। वही धृति का दिल बेतहाशा धड़कने लगा था जैसे ही उसने ये देखा कि जिस हाथ से अक्षराज ने कुछ देर पहले उसे खिलाया था, अब वो उसी हाथ से खुद खा रहा था। धृति बिना कुछ बोले चुपचाप बस उसे देखे जा रही थी। इस बीच अक्षराज ने भी कुछ नहीं कहा था, वो बस चुपचाप खा रहा था। थोड़ी देर बाद अक्षराज और धृति वापस से कमरे की तरफ जा रहे थे। इस बार अक्षराज ने उसे अपनी गोद में नहीं उठाया था, जिसे देख धृति को पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। वो बार बार अपनी साइड आई से अक्षराज को देखे जा रही थी। क्या हम कोई जवाब नहीं दिए इसलिए वो गुस्सा हो गए? ऐसा नहीं हो सकता, धृति ने अपने मन में सोचा और फिर अक्षराज की तरफ देखा जो बिना कुछ कहे चुपचाप चल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्या आप गुस्सा हैं? नहीं धृति, अक्षराज ने सिंपल सा जवाब दिया। वो भला धृति से कैसे गुस्सा हो सकता था? तो फिर आपने हमको अपनी गोद में क्यों नहीं उठाया? धृति ने धीरे से बुदबुदाया था, पर उसकी आवाज अक्षराज तक पहुंच गई थी, जिसको सुन अक्षराज के चेहरे पर आपने ही स्माइल आ गई और उसने धृति से कहा, क्या तुमको हमारी गोद में आना है? जी। धृति ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अक्षराज की तरफ देखा और कहा। उसने इतने जोर से भी नहीं बोला था कि अक्षराज उसकी बात सुन ले, या फिर बोला था, तुमको हमारे पास आने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए धृति, हम पर तुम्हारा पूरा हक है। अक्षराज ने रुककर धृति की तरफ देखते हुए कहा। धृति भी उसके ऐसे रुकने से रुक चुकी थी, पर उसकी आंखें अगले ही पल बड़ी हो गई जब अक्षराज ने दोबारा उसे अपनी बाहों में उठा लिया। धृति ने जल्दी से अपने हाथों को अक्षराज के शर्ट पर कस दिए और अपना सिर झुका लिया। उसे खुद पर अक्षराज की इंटेंस नजरें महसूस हो सकती थी, इसलिए उसने ऐसे ही रहना चुना। लेकिन इनको दोनों के अलावा कोई और भी था जो ना जाने कब से अक्षराज और धृति को साथ देख रहा था। वो भले ही उनकी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन उनके हर एक जेस्चर से आता प्यार वो आराम से देख सकता था। उस शख्स ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और अपने लाल आंख से दोनों के कमरे के गेट को घूरने लगा। टाइम्स। अगली सुबह अक्षराज की नज़र अपने पास सोई हुई अपनी बीवी के ऊपर बनी हुई थी। वो पिछले 20 मिनट से धृति को एकटक देख रहा था और सोच रहा था। कल रात उसने जो भी कुछ कहा था वो सब उसके दिल से निकली थी। उसे खुद पता नहीं था कि उसके अंदर आज भी ऐसे इमोशंस है, या फिर धृति की वजह से ये इमोशंस उसकी जिंदगी में आए थे। उसे ये सब नहीं पता था, वो बस इतना जानता था कि धृति उसकी जिंदगी का अब वो हिस्सा बन चुकी थी जिसके बिना वो हमेशा अधूरा रह जाएगा। शी कंप्लीट्स हिम, शी कंप्लीट्स अक्षराज ठाकुर। अभी वो अपने ख्यालों में ही था कि तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। अक्षराज ने एक नज़र फिर से धृति को देखा और फिर अपने कुर्ते को ठीक करते हुए गेट की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही गेट खोला उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसने कहा, बोलो क्या काम है? वो भैया, बड़ी माँ धृति को ढूंढ रही। जीत जो अक्षराज की तरफ देखते हुए अभी भी कह रहा था कि अक्षराज ने उसे घूरते हुए कहा, भाभी। उद्धरण चिन्ह? क्या उद्धरण चिन्ह? भाभी है वो तुम्हारी दोस्त नहीं जो उसके नाम से बुला रहे हो? अक्षराज ने अपनी स्टर्न वॉइस में कहा, जिससे जीत की पूरी बॉडी कांप गई और उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया।